नाज़रीन, ईरान ने इसराइल और अमेरिका को एक बार फिर चैलेंज कर दिया। एक बटन दबाने से इसराइल सफाए हस्ती से मिटाने वाला मिसाइल तैयार कर लिया। ईरान नए बैलिस्टिक मिसाइल की रोनमाई करके नेतन्याहू और ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। मिसाइल की रेंज और उसकी खसूसियात क्या है? आलमी सतह पर इसराइल के लिए नई मुश्किलात पैदा हो गई। नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें मजीद तेज। 9 ममालिक इसराइल को जंगी जराइम का जिम्मेदार करार दे रहे हैं और इसके साथ साथ वो इकट्ठे हो गए हैं 9 के 9 ममालिक। इसराइल में बड़ी अवामी बगावत का लावा फटने को तैयार। 96% इसराइलियों का मानना है कि नेतन्याहू गजा में जंगी मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से शामी सदर की मुलाकात, दोनों मुल्कों में क्या तय पाया? गजा में जंग थमी तो इसराइल ने मगरबी किनारे में फलस्तीनियों का कत्लेआम तेज कर दिया। गजा में तबाहशुदा इसराइली टैंक बच्चों के लिए खिलौना बन गया है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, ईरान ने नया बैलिस्टिक मिसाइल मुतारिफ करा दिया जिसके बारे में कहा गया कि 1700 किलोमीटर तक मार करने की यह सलाहियत रखता है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक मिसाइल की रोनुमाई तेहरान में होने वाली एक तकरीब में हुई जिसमें ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान भी शरीक थे। सरकारी टेलीविजन ने मिसाइल की तस्वीर नशर की जिसे फारसी जुबान में एतमाद का नाम दिया गया है। बताया गया कि मिसाइल का ज्यादा से ज्यादा 1700 किलोमीटर यानी 1056 मील के फासले को हदफ निशाना आसानी से बना सकता है और इसके साथ साथ ईरानी वजारत दिफा का तैयार करदा ताजा तरीन ये बैलिस्टिक मिसाइल है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने खिताब में कहा कि दिफाई सलाहियतों और खलाई टेक्नोलॉजीज की तरक्की का मकसद ये यकीनी बनाना है कि कोई भी मुल्क ईरानी सरजमीन पर हमला करने की जुर्रत ना करे। यह तकरीब ईरान के कौमी एरोस्पेस डे के मौके पर मुनक्किद की गई और इसका एहतमाम 10 फरवरी को इस्लामी जमहूरिया के क़याम की 46वीं सालगिरह से चंद दिन कबल किया गया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिकी सदर बनने के बाद तेहरान ने कई बार अपनी ताकत का मुजाहरा किया जिसमें बड़े पैमाने पर फौजी मशकें और जेर जमीन फौजी अड्डों की रोनुमाई शामिल है। ट्रंप ने अपने पहले दौरे हुकूमत में ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी अपनाई। इसी दौरान तेहरान ने अपनी जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरा शुरू करने की आमादगी का इशारा भी दिया जो कई दहाइयों से मगरबी ममालिक के साथ कशीदगी का बायस बना हुआ है। ईरान जो कभी अपना ज्यादातर फौजी साजो सामान अपने माजी के इत्तेहादी अमेरिका से हासिल करता था, 1979 के बाद वाशिंगटन की जानिब से ताल्लुकात मुनक़ता किए जाने के बाद हथियार खुद तैयार करने पर मजबूर हो गया। ईरान जो 1980 से 1988 तक इराक के साथ तबाहकुन जंग के दौरान असलहे की पाबंदी का सामना कर चुका है, अब अंदरूने मुल्क तैयार करदा हथियारों के वसी जखीरे का मालिक है जिसमें मिसाइल, फजाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन शामिल हैं। सरकारी टीवी ने हफ्ते को रिपोर्ट किया कि ईरान ने एक एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर यानी 600 मील है। ईरानी पासदाराने इनकलाब की बहरिया के सरबरा जनरल अली रजा ने कहा कि यह मिसाइल गदर 380 मील टाइप एल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह रुकावटों से बचने की सलाहियत रखता है। यह बयान जनूबी साहिल पर जेर जमीन मिसाइल तनसीब की फुटेज के साथ नशर किया गया। रिपोर्ट में ना तो इस वॉरहेड की तफसीलात दी गई जो मिसाइल में नस्ब था और ना ही तजर्बे के वक्त का जिक्र किया गया। जनरल अली रजा ने कहा कि यह तनसीब पासदाराने इनकलाब के मिसाइल सिस्टम्स का महज एक हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि यह मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाजों के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि यह एक जदीद और पेचीदा मिसाइल है, ताहम मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल को जेर जमीन तनसीब से लॉन्च किया जा सकता है। इसे ईरान के वस्ती इलाके से बहराए ओमान की जानिब दागा गया। मजीद कहा गया कि मिसाइल को सिर्फ एक एहलकार 5 मिनट से भी कम वक्त में तैयार करके लॉन्च कर सकता है। ईरान 2011 से वक्तन फवक्तन जेर जमीन मिसाइल तनसीबात के इफ्तिताह और मिसाइल तजर्बात का ऐलान करता रहा है। उसने मुल्क भर में और जनूबी साहिल पर आबनाए हरमिस के करीब जेर जमीन तनसीबात होने का दावा किया है। ईरान का दावा है कि उसके पास 2000 किलोमीटर यानी 1200 मील तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। इराक के साथ 1980 की दहाई की खून रेज 8 साल जंग के बाद जब दोनों ममालिक ने एक दूसरे के शहरों पर मिसाइल दागे तो ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को दिफाई हिकमत अमली के तौर पर तरक्की दी। खास तौर पर इस वजह से कि अक़वाम मुत्तहिदा की असलहा पाबंदी ईरान को जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम खरीदने से
रोकती है। जेर जमीन सुरंगें इन हथियारों बशमूल माए ईंधन वाले मिसाइलों की हिफाजत में मदद देती है, क्योंकि ऐसे मिसाइलों में महज मुख्तसर वक्त में ईंधन भरा जा सकता है। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब इसराइल में बड़ी अवामी बगावत का लावा फटने को तैयार। इसराइलियों का मानना है कि नेतन्याहू गजा में जंगी मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। सिर्फ 4% इसराइलियों का मानना है कि नेतन्याहू गजा में जंगी मकासद हासिल करने में कामयाब हुए हैं। 96% इसराइलियों का मानना है कि उनकी हुकूमत और फौज गजा की पट्टी पर अपने हमले के मकासद हासिल करने में नाकाम रही है। लजर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से कराए गए सर्वे में, जिसे इसराइली अखबार ने शाया किया, पूछा गया था कि आया इसराइल ने अपनी जंगी मकासद हासिल किए, जिसमें हमास को तबाह करना भी शामिल है। खास तौर पर जंग से मुतासरा फलस्तीनी इलाके में जारी जंग बंदी, कैदियों का तबादला और शुमाली गजा में फलस्तीनियों की वापसी वगैरह। सिर्फ 4% ने कहा कि तल अवीव ने यह मकासद हासिल किए हैं, जबकि 32% ने कहा कि मकासद मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हुए। 57% ने कहा कि मकासद बिल्कुल हासिल नहीं हुए और 7% ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम। जहां तक यह सवाल था कि क्या जंग को खत्म समझा जा सकता है, 31% का ख्याल था कि इसे खत्म कहा जा सकता है, 57% का कहना था कि इसे खत्म नहीं कहा जा सकता और 12% ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम। इस पोल में 517 अफराद का सर्वे किया गया, जिनमें इसराइल की यहूदी और फलस्तीनी आबादी दोनों शामिल थी, और इसमें यह भी इंकशाफ हुआ कि बेशतर इसराइलियों का ख्याल है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, जिसकी क़यादत वजीर आज़म नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी कर रही है, अगर जल्द इंतखाबात कराए तो वो गिर जाएगी। नाज़रीन, एक और अहम मामला यह भी है कि 9 ममालिक ने इसराइल को जंगी जराइम का जिम्मेदार ठहराने के लिए हैक ग्रुप तश्कील दिया है। इस ग्रुप का मकसद इसराइल को असलहे की मुंतकली को रोकना है अगर इंसानी हकूक के कवानीन या नस्ल कुशी के कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का खतरा हो। जनूबी अफ्रीका, मलेशिया, नमीबिया, कोलंबिया, बोलिविया, चिली, सेनेगाल, होंडुरास और बेलीज के नुमाइंदे दी हैग में जमा हुए और इसराइल को बैनुल-अक़वामी कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक मुश्तरका कोशिश का ऐलान किया। इजलास प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल की मेजबानी में की गई, जिसके नतीजे में हैक ग्रुप की तश्कील हुई, जिसने गजा और मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में इसराइल के इक़दामात के खिलाफ कानूनी, इक़्तिसादी और सिफारती इक़दामात उठाने का अहद किया। यह तश्कील शुदा हैक ग्रुप ने अपनी कोशिशों को जरूरत से जन्म लेने वाला करार दिया और इसराइल की फौजी कार्रवाइयों को नस्लकुशी से ताबीर किया। ग्रुप ने इंसानी जानों, रोजगार, कम्युनिटियों और सकाफती विरसे के नुकसान पर गम का इजहार किया और बैनुल-अक़वामी जराइम के सामने खामोश रहने से इनकार किया। हैक ग्रुप ने बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपने ओहदों की पासदारी करने का अहद किया, बशमूल फलस्तीनी इलाकों पर इसराइल की कब्जे का खात्मा करने और फलस्तीनी अवाम की खुद-ए-इरादियत और रियासत के हक की हिमायत करने की कोशिशें। ग्रुप ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की तहकीकात की हिमायत करने और इसराइली ओहदेदारों के लिए जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट्स पर अमल करने का अहद किया। आईसीसी ने नवंबर 2024 में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और साबिक वजीर दिफा यॉगलैंड के खिलाफ गजा में जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए वारंट जारी किए थे। इन कोशिशों के तहत हैक ग्रुप ने इसराइल को असलहा और फौजी सामान की फराहमी या मुंतकली रोकने के मंसूबे का ऐलान किया, जब ऐसी सूरत हाल हो जहां इंसानी हकूक के कानून या नस्ल कुशी के कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का वाज़ेह खतरा हो। बयान में यह भी कहा गया कि मुश्तबा जहाजों को जिन पर इसराइल को फौजी ईंधन और हथियार पहुंचाने का इल्जाम हो, उनके अपने दायरा इख्तियार के अंदर रिपोर्ट्स पर यह तमाम पोर्ट्स पर लंगर अंदाज होने से रोका जाएगा। हैक ग्रुप की तश्कील जनूबी अफ्रीका के इसराइल के खिलाफ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में केस के बाद हुई, जिसमें गजा में नस्ल कुशी के कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद किया गया था। दिसंबर 2023 से मुतअद्दिद ममालिक, जिनमें निकारागुआ, कोलंबिया, क्यूबा, लीबिया, मैक्सिको, फलस्तीन, स्पेन और तुर्की शामिल हैं, इस केस में शामिल हो चुके हैं, जो इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज उठा रहे हैं और जो तमाम तर कवानीन के तहत नेतन्याहू और उसके वजीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, उस हवाले से इकदाम कर रहे हैं। जबकि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा ने मुलाकात की है। सऊदी खबरें इदारे के मुताबिक अहमद अल शरा का सदर बनने के बाद यह पहला गैर मुल्की दौरा है। वो गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब पहुंचे थे, जहां उनका इस्तकबाल रियाद के डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने किया। शाम के वजीर खारजा असद अल शेबानी भी सदर अहमद अल शरा से के हमरा थे। शाम की सरकारी खबरें एजेंसी साना के मुताबिक मनसब संभालने के बाद सदर ने अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए सऊदी अरब का इंतखाब किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद सदर अहमद अल शरा ने कहा कि सऊदी वली अहद से मुलाकात जाहिर करती है कि सऊदी अरब शाम का मुस्तकबिल तामीर करने की
حقیقی خواہش رکھتا ہے اور اس ملاقات کو بہت ہی اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ یہ شام کے موجودہ جو صدر ہیں جب سے وہاں پر ایک تبدیلی آئی ہے ان کا پہلا دورہ تھا۔ جبکہ ناظرین غزہ میں جنگ تھمی تو اسرائیل نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کا قتل عام تیز کر دیا۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل فوج کے آپریشن میں 16 سال کے لڑکے سمیت 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہفتے کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیے جانے والے بیشتر فلسطینی بیمار اور اسرائیلی تشدد سے زخمی ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت چوتھے مرحلے میں 3 اسرائیلیوں کے بدلے 183 فلسطینی قیدی رہا کر دیے گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینی قیدیوں کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ 9 ماہ بعد کھولی جانے والی رفح کراسنگ غزہ سے مریضوں کا پہلا قافلہ لے کر مصر پہنچ گیا ہے۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ہاتھوں تباہ ہونے والے اسرائیلی فوج کے ٹینک اب مقامی بچوں اور نوجوانوں کے لیے کھیل اور تفریح کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ جنگ کی تباہ کاریوں کے بیچ یہ مناظر اسرائیلی فوج اس کی برتری کے خلاف فلسطینی عوام کے حوصلے اور مزاحمت کی علامت کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ فلسطینی بچوں کی اسرائیلی ٹینک کے ساتھ کھیلنے کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں۔ ان ویڈیوز میں فلسطینی بچے تباہ شدہ ٹینکوں پر چڑھ کر کھیل رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے دوران یہ ٹینک کبھی خوف اور دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے، لیکن اب اس سے فلسطینی بچے کھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو میں ایک نوجوان کو ٹینک سے نیچے کودتے اور اس کا اندر سے معائنہ کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔